नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 के द्वारा एनजीओ सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस बिल में जैसा नाम दिया गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के लिए इनकम टैक्स में क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स बिल 2025 जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है, अगर ये पास हो जाएगा तो 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर ये अप्लीकेबल हो जाएगा तो एनजीओ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे, बुक कीपिंग ऑडिटिंग में क्या चेंजेस होंगे, परमिटेबल इन्वेस्टमेंट रूल्स में क्या होंगे चेंजेस होंगे, और अगर कोई रूल्स को वायलेट करते हैं तो पेनल्टी प्रोविजन क्या है और वायलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। आज हम लोग ओवरव्यू करेंगे और ज्यादा जो फोकस हम लोग आज रखेंगे मैंडेटरी बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग पे रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में जाएंगे हर पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स बिल 2025 जो है, इसके द्वारा सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए हैं एनजीओ के में, और जिसको एनपीओ भी कहा जा रहा है। जहां पर आप सेक्शन में देखेंगे तो अब इसको, इस वर्ड को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कहा जा रहा है। तो इसमें जो प्राइमरली फोकस जो है यहाँ पर चेंजेस का, जो टैक्स कंप्लाइंसेस में, इन्वेस्टमेंट रूल्स में, वायलेशन पेनल्टीज में है। तो मैंडेटरी पहला जो यहाँ पर हम लोग की प्रोविजन देख रहे हैं, मैंडेटरी बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग प्रोविजन देख रहे हैं। तो एनजीओ को का अगर इनकम एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उसको मैंडेटरी हो जाएगा, उसका ऑडिटिंग के रिक्वायरमेंट जो है मैंडेटरी है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट उसको सबमिट करना पड़ेगा। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे सारे पॉइंट को, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और कंप्लाइंसेस अगर नहीं करते हैं तो, या कोई डिफॉल्ट होता है इसमें, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको हम सारे डिटेल में देखेंगे। दूसरा है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो अब चूंकि एनजीओ है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज है जो इंसिडेंटल टू द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, तो उस केस में वहां पर 20% का लिमिट दिया गया है कि 20% तक आप कॉमर्शियल इनकम जो है आपका 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट तक आप कर सकते हैं। अगर इस लिमिट को अगर क्रॉस कर देंगे तो आपका जो टैक्स एग्जम्पशन का स्टेटस है वो लॉस हो जाएगा। अब एनजीओ इनकम के इनकम पे क्या टैक्सेशन रूल है, इससे पहले जैसा रूल था वैसा ही अब भी रूल है। तो अब इसमें जो रेगुलर इनकम जो है, डोनेशन, ग्रांट या इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आता है, वो टैक्स तभी होगा जब वो आपका जो टोटल रिसिप्ट का 85% अगर आप अप्लाइड नहीं करते चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उस केस में आपका रेगुलर इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। और एनॉनमस डोनेशन जो है आपका 1 लाख है, और 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट जो हाइयर है वहां तक आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड फंड यूटिलाइजेशन रूल्स, एनजीओ जो परमिटेड मोड्स है वही गवर्नमेंट का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इन्वेस्टमेंट में क्या क्या मोड्स अवेलेबल है, और कोई अगर मिस यूज होता है किसी फंड, यहाँ पर फंड का, तो अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो कंसिडर समझा जाएगा, स्पेसिफाइड वायलेशन कंसीडर किया जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अप्लीकेबल होंगे। पेनल्टी जो है वायलेशन के लिए पेनल्टी जो है, तो इसमें है कि अगर वायलेट करते हैं इन प्रोविजनों का तो हमारा जो टैक्स एग्जिम्प्ट स्टेटस है वो लूज हो जाएगा। कब कब होगा, तो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि अगर हम फंड को यूटिलाइजेशन पर्सनल या फिर नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए करते हैं तो हमारा टैक्स एग्जिम्प्ट स्टेटस लूज हो जाएगा। दूसरा, अगर हम परमिटेड लिमिट से ज्यादा अगर बिजनेस एक्टिविटीज हम करते हैं तो लूज हो जाएगा, या फिर स्पेसिफिक रिलीजियस और कास्ट ग्रुप को अगर हम सपोर्ट करते हैं अदर देन जो यहाँ पर दिए गए एससी एसटी ओबीसी वुमेन एंड चिल्ड्रन के अलावा, अगर सपोर्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक रिलीजियस या कास्ट ग्रुप को, तो हमारा टैक्स एग्जिम्प्ट स्टेटस लूज हो जाएगा। और फिर कि अगर हम कोई फाइनेंशियल बेनिफिट रिलेटेड पार्टीज को, ट्रस्टीज को, मैनेजिंग गवर्निंग बॉडी के बॉडी या फिर उसके कोई रिलेटिव को, इस तरह अगर हमको प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा टैक्स एग्जिम्प्ट स्टेटस लूज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग एंड कंप्लाइंसेस के लिए, तो हर एनजीओ को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है। अगर आप ऑडिट कवर नहीं करता तो 31 जुलाई, और अगर ऑडिट कवर करता है आपका
ऑडिट में आते हैं तो आपका अकॉर्डिंगली आपका ये 31 अक्टूबर जो डेट है वो उसमें आपको करना पड़ेगा। तो अगर ये हम नहीं फाइल करते हैं विद इन द ड्यू डेट तो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स लायबिलिटीज आएगी। तो कंक्लूजन यही निकलता है, जो चेंजेस आए हैं इस चेंजेस से एनजीओ में का जो प्रोविजंस रेगुलेशंस हैं वो और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, और जिससे एनजीओ सेक्टर जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और ज्यादा अकाउंटेबल बने। तो अब अभी सावधानी देने की जरूरत है कि हम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं या कोई कंप्लायंस में को लेकर हम काफी केयरफुल होने की जरूरत है, सो दैट हमारा टैक्स एग्जिम्प्ट स्टेटस को रिटेन रख सके, क्योंकि अगर वायलेट करते हैं तो टैक्स एग्जिम्प्ट स्टेटस हमारा कैंसिल कर दिया जाएगा, बेनिफिट लूज होगा हमारा। तो आज हम लोग देखते हैं जो मेनली जो फोकस कर रहे हैं, आज हम लोग मैंडेटरी बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग फॉर द एनजीओ अंडर द इनकम टैक्स बिल। तो इनकम टैक्स बिल 2025 जो है स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल कंप्लायंसेस एनजीओ पर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे एनजीओ सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए, और इसलिए बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग प्रोविजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ऑडिटिंग के लिए बुक कीपिंग प्रोविजन में देखिए बुक कीपिंग प्रोविजन में कौन बुक कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए एलिजिबल है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि all NGO registered as tax exempt organization section 12AB must maintain proper books of account। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एनजीओ रिसीविंग डोनेशन और ग्रांट्स एक्सीडिंग 10 लाख एनुअली मस्ट मेंटेन डिटेल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अभी हम लोग रिकॉर्ड का नाम भी देखेंगे। तीसरा है एनजीओ रनिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी विद इन द परमिटेड लिमिट मस्ट कीप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर सच एक्टिविटी। तो डिटेल रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, पहला जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम, डोनेशन, ग्रांट, फीस एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट। एंड एसेट एंड लायबिलिटीज, तो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारा इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है। Donor information for all donation above 2000, the name, PAN if available, and purpose of the donation must be recorded। मतलब आइडेंटिटी उसकी मेंटेन का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज अनोनिमस डोनेशन कंसीडर कर दिया जाएगा। वो सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एम्प्लॉइज सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 10 साल तक इसको आपको ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है आपको मेंटेन करके रखना है। और बुक्स मस्ट बी केप्ट फिजिकली और डिजिटली, क्लाउड स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेड आर अलाउड। अब ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट के बारे में आते हैं कि कौन मतलब who needs to get an audit done, किसको मतलब ऑडिट का मतलब अप्लीकेबल होता है। तो जब किसी एनजीओ का टोटल रिसिप्ट अगर 2.5 करोड़ से एक्सीड करता है इन फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में ऑडिट मैंडेटरी होगा। और अगर एनजीओ अपना 85% ऑफ द टोटल इनकम जो है उसका अगर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाता है, उसमें फेल हो जाता है, तो ऑडिट मतलब जो लेस है, मतलब सरप्लस जो बच रहा है इनके पास, जितना कम यूटिलाइज किया है उसके लिए जस्टिफिकेशन दे, सरप्लस को जस्टिफाई करे। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजन है, मान लीजिए सपोज अगर हम लेस यूटिलाइज करते हैं तो उसके लिए हम एप्लीकेशन अप्लाई देते हैं डिपार्टमेंट को, तो उसको जस्टिफिकेशन हम देते हैं। उसके बाद अगर एनजीओ हमारा एफसीआरए उस पर अप्लाई होता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, जहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर हमको रिसीव करते हैं तो उसको भी ऑडिट कराना होगा। वो एक इनकम टैक्स के अलावा उसको एफसीआरए एक्ट के अंदर जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर करना होगा। ये ऑडिट प्रोसेस इसका ये होगा कि ऑडिट जो कंडक्ट किया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि फंड जो है यूज फॉर द इंटेंडेड चैरिटेबल पर्पसेस, और फंड मिस यूज या डाइवर्ट नहीं किया गया है फॉर पर्सनल गेन के लिए।
ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिफोर द ड्यू डेट। अगर हम इस प्रोविजन को नॉन कंप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो पहला है कि लॉस ऑफ द टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस। तो अगर हम फेल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं करते हैं या ऑडिट रिपोर्ट हम सबमिट नहीं करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा हमारा। इसके अलावा पेनल्टी का प्रोविजन है 1 लाख और 5% ऑफ टोटल रिसीव्ड हिस्ट्री हायर, यहाँ तक आपको पेनल्टी लगाया जा सकता है। इसके अलावा एडिशनल स्क्रूटनी एंड लीगल एक्शन फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पे हमको लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अनेसेसरी बहुत से मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, तो इसके लिए इसको ध्यान रखना है। तो की टेक अवे हम देखेंगे कि अगर बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग में की टेक अवे में पहला पॉइंट ये है कि मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट is now a legal obligation for the NGO. Second, audit is compulsory for the NGO with large receipt or unspent income. And third, non-compliance lead to penalties and possible cancellation of tax exemption. नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप वीडियो में बने रहिए इस सीरीज में, तो हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट्स, you may drop your query or doubt in the comments box. Thank you so much.